हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहला क्वेश्चन तो हमें ये आता है कि एटम होता क्या है, कैसे दिखता है ये एटम। तो एटम मीन्स दैट इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट्स। एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट जिसको हम एटम बोलते हैं। हमारे इंडिया में सबसे पहला एटम का डिस्कवर हुआ था। कैसे पता है? महर्षि कणाद नाम के जो संत थे, फिलोसोफर भी थे, उन्होंने बताया कि हमारी जो सृष्टि है ये एक स्मॉल पार्टिकल से बनी हुई है, और वो स्मॉल पार्टिकल्स जिसको उन्होंने नाम दिया था परमाणु। ठीक है, परमाणु जिसको हम शॉर्ट में अणु भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे फिलोसोफर जैसे एरिस्टोटल, प्लूटो, डेमोक्रिटस, इन्होंने भी बताया कि हाँ, मैटर इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम। उन्होंने उसको बोला कि एटम है, जो स्मॉल पार्टिकल्स है जो जिससे मैटर बनी हुई है, उसको उन्होंने नाम दिया एटम। एटम ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग ये होता है इनडिविजिबल, मतलब ये फर्दर डिवाइड हो नहीं सकता। इसके बाद आए फेमस साइंटिस्ट दैट इज डाल्टन। 1808 में उन्होंने डिस्कवरी की। उन्होंने ये बताया कि हाँ, मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एज एटम। एटम होता है जो एलिमेंट्स अगर सेम रहे तो उसके जो एटम होते हैं उसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर सोडियम एलिमेंट्स है तो सोडियम के जितने भी एटम होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, उसका एटॉमिक नंबर सेम होगा, उसका एटॉमिक मास नंबर सेम होगा, उसकी जो भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो भी सेम होगी। उन्होंने ये बताया कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव द सेम प्रॉपर्टी। ओके, और एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टी। जैसे सोडियम के बाद हम क्लोरीन ले लेते हैं, तो क्लोरीन और सोडियम इसके जो भी एटम्स है उनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट रहेगी। क्लोरीन की डिफरेंट रहेगी, ऑब्वियसली सोडियम की डिफरेंट एटम है तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज रहेगी। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया था कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव द सेम प्रॉपर्टी एंड द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जो एटम्स है उनका एक होल रेशो क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें NaCl फॉर्म करना है, तो NaCl फॉर्मेशन के लिए हमें सोडियम का एटम, क्लोरीन का एटम चाहिए, तो इनका जो रेशो है ये होल नंबर में रहेगा, ये पार्टीशन में नहीं रहेगा, ये होल नंबर में रहेगा। ठीक है, बहुत सालों तक हम डाल्टन की थ्योरी यूज़ करते आए। ऑल अराउंड 19th सेंचुरी तक हम डाल्टन की थ्योरी को ही मानते आए कि हाँ, एटम होता है, ये ऐसे ऐसे एटम होता है। ठीक है, इसके बाद हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, जिसको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहा जाता है। और वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके कारण बोला गया है कि एटम इज नॉट अ इंडिविजिबल पार्टिकल, इट्स अ डिविजिबल पार्टिकल्स, और डिविजिबल इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल। वो डिवाइड तो होता है लेकिन डिवाइड किस में होगा? उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स में ही डिवाइड होगा। ठीक है, अब ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, अब ये किसने डिस्कवर किया? तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। ठीक है, इन्होंने कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट किया था, और कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के बाद उन्हें पता चला कि इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज़ होती है। उन्होंने एटम के मॉडल को भी रिप्रेजेंट किया था। उन्होंने कहा था कि एटम इज जस्ट लाइक अ वाटरमेलन। एटम जो होता है ये वाटरमेलन की तरह होता है। अब वाटरमेलन कैसे होता है? वाटरमेलन में हम बोलते हैं कि उनमें रेड कलर का एक गर होता है। ठीक है, जिसको उन्होंने बोला कि ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज होता है कोई तो भी। ठीक है, और इसमें ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, उन्होंने उनको नाम दिया था इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उन्होंने ये मॉडल को बोला था पल्प पुडिंग मॉडल। ठीक है, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। उन्होंने ब्लैक कलर के सीड्स को इलेक्ट्रॉन बोला था। ओके, उन्होंने ये भी बताया था कि एटम जो है ये स्फेरिकल शेप का होता है, और एटम का जो मास होता है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑल ओवर द स्फीयर।
मतलब उसका जो मास है वो पूरे स्फीयर में रहेगा, फुल्ली एक साइड में या कई सेंटर में नहीं रहेगा, उन्होंने ये भी बताया। ठीक है, इसके बाद आए नेक्स्ट साइंटिस्ट दैट इज द रुदरफोर्ड। ठीक है, रुदरफोर्ड उन्होंने ये बताया ठीक है। अब रुदरफोर्ड का क्या कहना था, रुदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, उसका जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड किया। ठीक है, आप गोल्ड फॉइल पे अगर अल्फा पार्टिकल्स बर्बाद करते हैं, गोल्ड की एक शीट ली उन्होंने और अल्फा पार्टिकल उस पर बम्बार्ड किए। ठीक है, तो उन्हें क्या ऑब्जर्वेशन मिला, उनका ऑब्जर्वेशन क्या था कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो एज इट इज वापस जा रहे, वापस अपने जैसे आए थे वैसे ही हमें बैकवर्ड मिल रहे हैं। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर्ड हो रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स कुछ एंगल क्रिएट कर रहे हैं, 90 डिग्री के कम से एंगल होगा, कुछ अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं और कुछ अल्फा पार्टिकल ये बैक बाउंस हो रहे हैं, वापस जा रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ वो कंफ्यूजन उनका कि अल्फा पार्टिकल उन्होंने जब गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड किया तो उन्हें पता चला कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ही अनडिफ्लेक्ट हो रहे हैं, किसी से डिफ्लेक्ट नहीं होते, वो स्ट्रेट लाइन में पास हो रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ये स्कैटर्ड हो रहे हैं, मतलब वो कुछ एंगल क्रिएट कर रहे हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हो रहे हैं। ठीक है, इसके कारण उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि एटम जो होता है, ये एटम में मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज वैकेंट। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि बहुत सारा जो पार्ट है एटम का वो खाली है, वहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, उन्होंने ये भी बताया कि एटम में जो है एक सेंटर होता है और होल मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन सेंटर। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि पूरा जो मास है एटम का ये कॉन्सेंट्रेटेड है किस पे, सेंटर पे, जिसको उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, वो पॉजिटिव को नाम दिया उन्होंने प्रोटॉन। ठीक है, उन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन इधर उधर कहीं नहीं रहता स्फीयर में, वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहता है अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के राउंड में वो रिवॉल्व होते रहता है। ठीक है, उन्होंने ये भी बताया कि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हमारे एटम में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज हमारे एटम में पाए जाते हैं। इट मीन्स दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, लेकिन रुदरफोर्ड के कुछ ड्रॉबैक्स निकले। ठीक है, अब इसका ड्रॉबैक क्या था, जो एटम का मॉडल उन्होंने रिप्रेजेंट किया था उसके कुछ लिमिटेशन निकले, कुछ ड्रॉबैक्स निकले। तो उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, और मैक्सवेल थ्योरी कहती है, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, उनका कहना आता है कि अगर कोई चीज़ रिवॉल्व होती है इट मीन्स दैट वो रेडिएट करती है। ठीक है, रेडिएशन क्रिएट करती है, या फिर इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व हो रहा है, कोई चीज़ रिवॉल्व होती है तो हमारी एनर्जी हम लॉस करते हैं, और अगर हम एनर्जी लॉस करें तो हमारी जो जगह है वो जगह भी हम चेंज हो जाती है हमारी। ऑब्वियसली अगर हम अराउंड घूमते रहे तो हम एक जगह से दूसरी जगह अपने आप पहुंच जाते हैं। वैसे ही उन्हें क्वेश्चन किया गया कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व हो रहा है न्यूक्लियस पे तो वो इलेक्ट्रॉन में रिवॉल्व होते होते वो रेडिएट इमिट करेगा और अपनी एनर्जी फॉल करेगा। अगर उन्होंने अपनी एनर्जी फॉल कर दी इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला जाएगा। ऐसा क्यों नहीं होता, इसका आंसर रुदरफोर्ड नहीं दे पाए। और उसके बाद थ्योरी आई नील बोयर की। अब नील बोयर ने एटम रिप्रेजेंट किया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम नील बोयर ने रिप्रेजेंट किया। उन्होंने बताया कि एटम जो होता है ये स्फेरिकल शेप का ही होता है, इलेक्ट्रॉन ऑल अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व होते जाता है, जैसे रुदरफोर्ड ने बताया था कि उनकी थ्योरी सही थी। ठीक है, उन्होंने एक ये बताया कि एटम में इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व होता है तो अपनी एनर्जी वो रेडिएट नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिटल में रिवॉल्व होते रहता है, एक ऑर्बिट रहता है, वो ऑर्बिट में ही वो रिवॉल्व होते रहेगा। और ये स्टेशनरी ऑर्बिट को उन्होंने नाम दिया है शेल।
ठीक है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन अपने शेल में ही रिवॉल्व होता है, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व होगा, लेकिन वो अपनी एनर्जी लॉस नहीं करेगा। ठीक है। जैसे ही हर एक शेल में एक एक अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उन्होंने वो शेल को रिप्रेजेंट किया। जैसे सबसे पहला न्यूक्लियस के पास का जो शेल है, उन्होंने उसको नाम दिया के शेल। उसके बाद का जो शेल है, उन्होंने उसको नाम दिया एल शेल। इसके बाद जो शेल है, उसको नाम दिया एम शेल। इसके बाद का जो शेल है, उसको उन्होंने नाम दिया एन शेल। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन जब लोअर लेवल टू हायर लेवल अगर उसको जाना है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर के शेल में है और उसको एल शेल में जाना है, ट्रांसफर होना है, अपना शेल छोड़ के दूसरे शेल में अगर जाना है, तो वो उसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। ठीक है। जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तभी वो इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल टू हायर लेवल जंप कर सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है। वैसे ही अगर हायर लेवल इलेक्ट्रॉन को लोअर लेवल इलेक्ट्रॉन में जंप करना है, तो उसको अपनी एनर्जी रेडिएट करनी पड़ेगी, मतलब लॉस करनी पड़ेगी, तभी वो इस सेल से इस सेल में जा सकता है। ठीक है। उन्होंने हर एक सेल में एक इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं, वो कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसका रिप्रेजेंटेशन भी दिया उन्होंने बताया कि ये फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं कि कहाँ कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है। उन्होंने शेल क्या बोला था, के एल एम एन ओ पी। ठीक है। सबसे पहला शेल है के शेल, इसमें एन की वैल्यू रहेगी 1। दूसरा शेल है एल शेल, इसकी एन की वैल्यू रहेगी 2। तीसरा शेल है एम शेल, इसके एन की वैल्यू रहेगी 3। चौथा शेल है, इसकी वैल्यू रहेगी 4। पांचवा 5, छठवा 6। ठीक है। फॉर्मूला है हमारे पास टॉइस एन स्क्वायर का। ठीक है। पुट अप द वैल्यू, एन की वैल्यू यहाँ अगर 1 रखते हैं तो हमारा आता है 2, मतलब के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है एल शेल। एल शेल की वैल्यू है n इज इक्वल टू 2। पुट अप द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, आंसर आता है हमारा 8। ठीक है। इट मीन्स दैट एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। वैसे ही एन शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ऐसे उन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किया था। ओके।